वेल MCQs। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में प्योरिफिकेशन वाला जो पार्ट था उसका बेसिक तो हमने कर ही लिया है। लेट मी शो यू। ये रहा सिलेबस। सो प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी सारे कंपाउंड हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट, ऑर्गेनिक मिक्सचर में काफ़ी सारे कंपाउंड हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, वो सब कुछ आप पढ़ते हो प्योरिफिकेशन में। और हमने प्योरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना था, बट हमने क्योंकि इसके MCQs नहीं किए हैं तो हम लोग इसके MCQs करने जाएंगे। ओके, हाउ विल यू सेपरेट अ सोल्यूशन ऑफ मिसिबल ऑफ बेंजीन? हाउ विल यू सेपरेट अ सोल्यूशन मिसिबल ऑफ बेंजीन एंड CHCl3? मिसिबल है यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो सब्लिमेशन यूज़ करते हैं कब? जब कोई कंपाउंड ऐसा हो जो कि सीधा सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बेंजीन और CHCl3 दोनों के दोनों ही लिक्विड हैं। फिल्ट्रेशन आई डोंट थिंक सो। जब कुछ फिजिकल उसमें से एक भी सॉलिड हो तब शायद फिल्ट्रेशन हो पाएगी। डिस्टिलेशन हो सकती है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकती है। मेरा मन कह रहा है कि ये डिस्टिलेशन है इसका आंसर। लेट्स चेक इट आउट। डिस्टिलेशन ही है इसका आंसर। आई डू नॉट नो अगर ये NCERT में है नहीं है। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, बट ये बेंजीन और ये कैसे सेपरेट करते हैं ये नहीं पता मेरे को। मोर और लेस गट फीलिंग ही थी मेरी। आ जाओ, लेट्स चेक इट आउट। Hello बच्चों, let's read the question and question says that how will you separate a solution miscible of benzene plus chloroform यानी CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टिलेशन, सेकंड ऑप्शन है सब्लिमेशन, थर्ड ऑप्शन है फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन। सबसे बेंजीन कितना होता है? ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोरोफॉर्म वो होता है 80 डिग्री एंड 61 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में कितना, लगभग 19.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो गुड, देखते दे हैं। आर 18.5 है। यस, 18.5 होगा, 19.5 नहीं होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस। 18.5 क्यों? होगा। क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी सेपरेट होने वाले कंपाउंड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से हम देखते हैं कि उनका कितनी जल्दी वेपोराइजेशन होगा, यानी कि उनकी गैसी स्टेज आएगी। ये इसका मेन ओके, सो ठीक है, सही प्रिंसिपल होता है बात है। डिस्टिलेशन का। तो कैसे इसको करेंगे? सेपरेट डिस्टिल उत्तर बात 260 देन हाँ ठीक है, डिस्टिलेशन से हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नॉट अ न्यू बिग डील। 190, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल? ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों ही लिक्विड होते हैं, बट क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से होते हैं, आपको यूज़ करना पड़ता है स्टीम डिस्टिलेशन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ता है आपको। स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। लेट्स गो विथ फोर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल। अच्छा, ठीक है, एंड आर इमिसिबल विद वाटर। ओके, सो स्टीम डिस्टिलेशन का बेसिक पॉइंट क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन, पहले बात तो आपको डिस्टिलेशन पता होना चाहिए। जब दो लिक्विड हों जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो आप उसको, मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर है, ये बॉइलिंग फ्लास्क लिया आपने, ठीक है, ये इसको हीट करोगे और ये एक काम कर दो, ये कूलिंग ट्यूब है, मतलब ये स्ट्रॉ है या जो भी है, ग्लास ट्यूब है, उससे निकल के आएगा और यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आके अपना सब सामान कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आके अपना सब, कूलिंग ट्यूब होती है। क्या होता है एक्चुअली में, देखो आप इसे बॉईल करो, बॉईल होगा। उसके बाद अब मान लो दो हैं इसमें, दो चीज़ें A और B। मान लो A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है B के बॉइलिंग पॉइंट से, तो इसको ज़्यादा हीट चाहिए, तो यानी कि B बॉयल हो जाएगा। ठीक है, मोर और लेस B पहले बॉयल हो जाएगा। तो जब B बॉयल हो जाएगा तो उसके बन जाएंगे वेपर। ठीक है, और B के बॉइलिंग पॉइंट तक ही रखना, यानी कि 61.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रखना। पिछले वाले एग्जांपल को लेके चलूँ तो 61.5 डिग्री सेल्सियस पे लेके रखना, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर A भी बॉयल होने लगेगा। तो 61.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एक वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर भी होता है। 61.5 डिग्री सेल्सियस आपने ले लिया और उसके बाद आपने ये बॉईल किया, तो ये बॉईल होके ऊपर गया, फिर ये इधर गया अंदर चला गया। इसके थ्रू अंदर जा रहा है। बाय द वे, यहाँ पे ना एक ट्यूब होती है जिस, या फिर इसका डायग्राम बना दूंगा। बेसिकली यहाँ पे ये इसे ठंडा कर देता है, तो यहाँ वेपर कन्वर्ट हो जाता है आपका।
वेपर कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में, और वो लिक्विड वापस से यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन देखते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आओ देखते हैं। द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड इन स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम फॉर्म, देखो स्टीम जनरेटेड होती है यहाँ पे, इसमें जैसे इस फ्लास्क में ना आप स्टीम ऐड करने लगोगे, स्टीम आ जाएगी, वो स्टीम आ जाएगी इस फ्लास्क में। द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड। फिर क्या होगा, आप स्टीम इसके साथ मिक्स होकर स्टीम ऊपर उठाएगी, स्टीम जब ऊपर उठाएगी तो इधर जाएगी। द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल यूज़ करके हम लोग उस कंपाउंड को सेपरेट कर देंगे। भाई कैसे, क्या वो मिक्स नहीं हो जाएगा? नई स्टीम डिस्टिलेशन में दोनों के दोनों कंपाउंड इमिसेबल होते हैं पानी से। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? ये मोरलेस इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा हीट ना करना पड़े। क्या मतलब है इसका, आओ दिखाता हूँ मैं आपको। पहले डायग्राम पे ले चलो मेरे को, एक सेकेंड। Mix in the water and the other water inside, then the mixture will boil close to the mixture of water and the substance which can be substituted. ठीक है, ठीक है, ओके, आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। देखो ये स्टीम डिस्टिलेशन है, नहीं रुक जाओ, ये स्टीम डिस्टिलेशन है, हाँ ठीक है। ये स्टीम आप स्टीम जनरेटर से आप इसमें स्टीम पास करा रहे हो। अच्छा रुक जाओ, यही है, ये पूरा का पूरा स्टीम जनरेटर है। ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला स्टैंड है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब स्टीम जनरेटर का पार्ट है। स्टीम जनरेट करके इसमें गए, इसमें मिक्स हो गया, इसमें ये कंपाउंड है जैसे डिस्टिल करना है, मिक्स हो गया, और वो मिक्स के फिर ऊपर उठेगा क्योंकि ये भी हो रहा है। अब यहाँ पे हवा में क्या क्या है, इस वेपर में आपके दो चीज़ें हैं, वेपर के अंदर है आपका, इस वेपर में आपकी दो चीज़ें, और वो दो चीज़ें आपकी, एक तो ठीक है, एक तो आपका पानी का वेपर है जिसका प्रेशर होगा कुछ P1, और एक आपका लिक्विड जिसका होगा P2। ठीक है, ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया ताकि हमें यहाँ पे ना ज़्यादा हीट ना देनी पड़े। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर पानी का प्रेशर, देखो कोई चीज़ कब, कोई कंपाउंड कब बॉयल होता है, कब, जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर ठीक है भैया, एक्सटर्नल प्रेशर होगा कुछ P होगा, टू PT होगा एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके भरोसे होते, लिक्विड के प्रेशर के भरोसे होते, तो वो तो सिर्फ P2 होता, विच वुड नॉट हैव बिन इनफ। लेकिन अगर जब इसमें वाटर का भी प्रेशर ऐड हो जाए तो P1 + P2 = P हो जाए, तो हमें ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, बॉईल करने के लिए ज़्यादा हीट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंच जाओगे। कैसे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंच जाओगे? क्योंकि आपका P1 यानी कि पानी भी आपकी हेल्प करेगा प्रेशर इंक्रीज करने में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये करते कब है, मुझे आज तक समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली करते कब है ये। Thus, if one of the substance organic lower than its boiling point, since P1 is lower than P, the organic liquid vaporizes at a lower temperature than its boiling point. वो अपने boiling point से low temperature पे वो मतलब वो boil हो जाएगा, समझ गया हो ना। वेपराइज यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दस इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर इज वाटर एंड द अदर अ वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, देन द मिक्सचर विल बॉयल क्लोज टू बट बिलो 373 केल्विन, यानी कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम में बॉयल हो जाएगा वो। क्या बात है, होगा ऐसा कुछ सिस्टम। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड विच कैन बी सेपरेटेड बाय। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें, जो मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है वो सेपरेटिंग फनल से अलग कर लो। भाई कैसे सेपरेटिंग फनल से कैसे अलग करोगे? अरे अब देखो, ये कूलिंग ट्यूब होती है बाय द वे, देखो ये पानी भरा होता है इसमें, ये ट्यूब जो है ना ये बाहर, एक इसी के अंदर ट्यूब पास हो रही है। ठीक है, ये वाली ट्यूब तो दिख ही रही होगी, ये यहाँ से वो ये भाई ये इसके वेपर बने ऊपर गए, इससे पास हुए, इससे पास हुए, इसके अंदर गए, यहाँ वेपर है, यहाँ वेपर है, यहाँ वेपर आते ही ना ठंडे पड़ जाते हैं। वेपर ठंडे पड़ गए तो क्या हो गया भाई, वेपर ठंडे पड़ गए तो आपका वो वेपर जो है लिक्विड में बदल गया, वेपर जो है वो लिक्विड में बदल गया। ठीक है, बात ख़त्म, आगे बढ़ो। ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल ही क्यों, ये मैंने कहीं ना कहीं लिखा है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं ये लिखा है। गेट बंद कर, गेट बंद कर। ओके ओके, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये मैंने कहीं ना कहीं लिखा था। कुछ तो सिस्टम होता है इन लोगों का, ये है क्या? ये नहीं है शायद, ये है।
नहीं, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल कैसे सेपरेट होता है था यार, ये रहा, हाँ ये रहा, इसका नेक्स्ट वाला होगा। शाउट आउट टू पीडब्ल्यू। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऐसे दिखता है, इनमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। आई डोंट नो, इसमें भी रीज़न नहीं दे रखा, बस स्ट्रक्चर बता के दो चीज़ें बता रखी हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा। क्या करूँगा मैं उन दो चीज़ों का? चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन से आप प्योरीफाई कर सकते हो। एक्चुअली आयोडीन जो होता है वो प्योरीफाई हो सकता है सब्लिमेशन में। मान लो एक मिक्सचर में आयोडीन रखा है और कुछ बाकी की चीज़ें मिट्टी वगैरह रखी हैं, उसको वो आयोडीन एक पॉइंट के बाद, एक टेम्परेचर के बाद आयोडीन से गैस में बदल जाएगा अपने आप ही। वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाएगा। आयोडीन सेपरेट हो सकता है ऐसे। विच इज़ प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन? स्टीम डिस्टिलेशन से आप मेरे हिसाब से आप पेट्रोलियम प्योरीफाई कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होती है? अभी अभी हमने देखी है, नहीं एक सेकेंड, स्टीम डिस्टिलेशन से एनिलीन प्योरीफाई हो जाता है। हाँ, एनिलीन हो जाता है। अब अगर मैं देखूँ ज़रा, स्टीम डिस्टिलेशन से अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। एनिलीन वाटर मिक्सचर से आप स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू निकाल सकते हो कि स्टीम और वो स्टीम पास कर दो एनिलीन वाटर में, फिर स्टीम वो एनिलीन बॉयल होकर ऊपर आ जाएगा, उसमें पानी भी इन्वॉल्व होगा। अब क्योंकि यार वो एनिलीन वाटर मिक्सचर को तो ऐसे भी सेपरेट कर ही सकते हैं ना सेपरेटिंग फनल में। पता नहीं, मैं इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बट एनिलीन हो सकता है। 193 sublimation is a process in which a solid changes into vapor form. A mixture of camphor and benzoic acid can be separated by sublimation. Camphor जो है वो है benzoic acid है, camphor पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाएगा। बेंजोइक एसिड नहीं करता ऐसा। ओह डैम, केमिकल मेथड। ओके, आंसर देखना पड़ेगा। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है। तो कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड के जो मिक्सचर है इनको हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है सोडियम और कैम्फर? रुक जाओ, कैम्फर देखता हूँ। कैम्फर, कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर, बेंजोइक एसिड एंड कैम्फर लिखा है, और तो कहीं है ही नहीं, कैम्फर का जिक्र तो कहीं है ही नहीं। चलो क्या कर सकते हो, स्पेलिंग भी ठीक है, CAMPHOR, CAMPHOR, बेंजोइक एसिड दिखता है, बेंजोइक एसिड है ही नहीं कहीं। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है इतना तो। जैसे कि सोडियम बेंजोएट बना लेगा, बेंजोइक एसिड जो है, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे और कैम्फर जो है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एंड सी केमिकल मेथड। तो सी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कुछ खास नहीं दे रखा, अच्छे से एक्सप्लेन किया होता तो मैं ऐड कर लेता इसे, बट नहीं दे रखा तो देखेंगे, PYQ में आएगा तो कर लेंगे। 195 द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर इज, वही ओके, आई डोंट नो, नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से होगा शायद ये। इसका भी मतलब मुझे पता नहीं है, मैंने बस क्लिक कर दिया क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग दिस वाज मेकिंग द मोस्ट सेंस टू मी। Let's question the best method for the separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture. तो naphthalene क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, और बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो ये दोनों ही ईथर में सॉल्युबल है, ठीक है, ईथर में सॉल्युबल है। अगर इन दोनों में हम NaOH डालें तो NaOH के साथ ये तो सॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा सोडियम बेंजोएट बना के, ठीक है, ये बना के ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो NaOH में ये सॉल्युबल है, तो इसको अलग कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर इज क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डी ऑप्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट राउंड में, अभी तो पहला राउंड है, नेक्स्ट राउंड में करेंगे तो कर लेंगे ऐड इसे। ये भी नहीं दे रखा है मेरे हिसाब से, तो देखते हैं नैफ्थलीन वाला पार्ट दे रखा है कि नहीं। इतना बाहर से थोड़ी आएगा यार, नैफ्थलीन नहीं आया, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। फॉर द प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द लेटेस्ट टेक्निक क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी फ्रूटफुल फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन को कैसे सेपरेट करोगे? आई हैव नो आइडिया, लेट्स गो विद दिस। ये सब कहाँ दे रखा है यार, इतना डेप्थ में कहाँ है? नहीं है, आगे बढ़ो, इजी कर रहा है भाई, अभी इतने डेप्थ में थोड़ी कर पाएंगे। अ लिक्विड विच डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड कैन बी प्योरीफाइड बाय। देखो कई बार क्या होता है ना, अगर आप एक लिक्विड लो, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाओ तो वो ख़त्म ही हो जाता है, डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आपको अगर बॉईल कराना है उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट में बॉईल कराना है, तो क्या कर सकते हो?
चलो अब अच्छा दिमाग लगाते हैं। तो मैं पूरा सेटअप नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से आपको किस देखो, एक लिक्विड है, बड़ी दुविधा की बात है, इतनी इजी चीज़ नहीं है ये। एक लिक्विड है जो कि डिकम्पोज कर जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, डिकम्पोज कर जाता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जा ही नहीं सकते एट बीपी। तो बॉइलिंग पॉइंट जा नहीं सकते, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे आ जाओ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे आओगे तो वो बॉइल नहीं करेगा। कर सकता है, कर सकता है। कैसे? कोई चीज़ बॉइल कब करती है? व्हेन डज समथिंग बॉइल? बॉइलिंग, बॉइल कब करता है कुछ? जब उसका वेपर प्रेशर, जब उसका वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, तब वो चीज़ बॉइल करेगी। क्यों? ओके ठीक है, मान लेता हूँ मैं ये बात। अब वो भी चीज़ कब होगी? और वो चीज़ कब होगी? जब उसका वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर से बॉय वो मैच कब करेगा? ठीक है, कब करेगा? कब के? जब बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर कैसा कर दे हम, मतलब उसका खुद का वेपर प्रेशर हो और कोई इसकी हेल्प कर दे। मान लो आपको 10 एटीएम चाहिए, ठीक है, और आपके फिर यानी कि आप बॉयल ऐसा करो कि आपके वेपर प्रेशर 10 एटीएम हो जाए, या ऐसा कर दो कि जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर है, उसका खुद 7-8 एटीएम हो, प्लस कुछ और, कोई और इसकी हेल्प कर दे, 3 एटीएम की कोई और हेल्प कर दे। 3 एटीएम की हेल्प कर सकता है आपका पानी, है ना? नहीं सॉरी, एक काम कर दो ना, एक्सटर्नल प्रेशर ही कम कर दो। स्टीम डिस्टिलेशन, मैं तो सोच रहा था स्टीम डिस्टिलेशन कर दो, या एक काम करो, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दो। कैसे? कुछ वैक्यूम वैक्यूम लगा देना कहीं पे, सेटअप वेटअप में कहीं पे वैक्यूम लगा देना। ओके, तो यानी कि अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर दे, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर दे, तो उसका वेपर प्रेशर पहुंचने के लिए उतना टेम्परेचर जाना नहीं पड़ेगा। तो 2 वुड बी करेक्ट। हाँ, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और ऐसा होता है, तो मन गढ़ंत कहानी नहीं है ये, ऐसा एक्चुअली में होता है, देख लो। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करके एक चीज़ होती है। डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन हो गई, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप ये पूरा डिस्टिलेशन वाला सेटअप है, नॉर्मल सेटअप है ये। आप वो कर रहे हो, डिस्टिल कर रहे हो, पानी निकल रहा है, वो सॉरी यहाँ से वो भाप निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ से ऐसे ये मिक्सचर है, मिक्सचर में से एक चीज़ उठ के जा रही है, और ऐसे ऐसे जा रही है यहाँ पे, और यहाँ इकट्ठा हो रही है। प्रेशर ही कम कर दो, प्रेशर ही गिरा दो। यहाँ का प्रेशर कम करोगे, पूरा प्रेशर कम होते होते यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, और रिड्यूस प्रेशर हो जाएगा, तो आपको उतनी टेम्परेचर पे जाना ही नहीं पड़ेगा। टर्पेंटाइन ऑयल कैन बी प्योरीफाइड बाय, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे हिसाब से ऑयल वगैरह शायद स्टीम डिस्टिलेशन से हो जाता है। हाँ ठीक है। तो सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़, देखो क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ें आती हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो वो पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आता है। ये लिखा भी है मैंने, और दिखाऊँ मैं, कहीं ना कहीं तो लिखा था मैंने, कहाँ गया, ये रहा। क्रोमेटोग्राफी के अंदर पिछली वीडियो में समझा रखा है, हाँ समझा दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो। क्रोमेटोग्राफी है, उसके अंदर एड्जॉर्प्शन होता है और पार्टीशन होता है। ये एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे होता है, ये पार्टीशनिंग के बेसिस पे होता है। पार्टीशन मतलब मुझे नहीं पता, एडॉप्शन पता है मेरे को, किसी चीज़ के ऊपर अटैच हो जाना, ना कि उसके अंदर जाना। अंदर जाओगे तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऊपर रहोगे तो वो एडजॉर्प्शन रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two substances, when separate out on the basis of their extent of adsorption by one material, the phenomena is called extent of adsorption. ये adsorption क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है, तो हम कर देंगे ऑप्शन नंबर 1 क्रोमेटोग्राफी। गेट बंद कर देना। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स विच आर हाईली वोलेटाइल, नहीं नॉट रियली, आर एक्सप्लोजिव इन हाईली वोलेटाइल, मतलब बहुत जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, बट नहीं ऐसा नहीं होता, वो बहुत कम वोलेटाइल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाओगे तब बॉईल करेंगे वो। डिकम्पोजेज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ मान लो डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बट चलो सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही पे है। अगर आप देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन पे अगर मैं जाऊँगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन पे अगर मैं जाऊँ, एक सेकेंड ज़रा वैक्यूम डिस्टिलेशन पे जाने दो मुझे, कहाँ है? स्टीम डिस्टिलेशन है, और ये है शायद, हाँ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो इसी को वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं बाय द वे। विच डिकम्पोज एट और बिलो, एट और बिलो, ठीक है ओके मान लेते हैं।
एट और बिलो दोनों. इम्प्योर नैफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन. सब्लिमेशन करने छोड़ दो, इम्प्योरिटीज़ नीचे, नैफ्थलीन ऊपर. 204. अ वेरी कॉमन एडजॉर्प्शन यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पार्ट है उसका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का. उसके अंदर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी आती है. तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर मैं थोड़ा समझाऊं, वैसे तो चलो कोई बात नहीं. क्रोमेटोग्राफी होता ही क्या है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, आप क्रोमेटोग्राफी पार्ट है आपका, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का पार्ट होता है क्रोमेटोग्राफी. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका पानी में हो, उसका एक्वस मीडियम हो, ठीक है, आप उसे इट इज़ separated by shaking it with a organic solvent which is in which is more soluble than water. अच्छा अच्छा ठीक है. द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव बाय डिस्टिलेशन डिफरेंशियल. ये तो अलग चीज़ है, तो डिफरेंशियल ये अलग है, ये अलग है गाइस, ये अलग है, ये नहीं आया. क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आप कलर के बेसिस पे सेपरेट करते हो, अलग अलग कलर बन जाते हैं. सेपरेशन करने के बाद वो अलग अलग कलर बन जाते हैं. तो एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, ये रही कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इसमें जब आप क्रोमेटोग्राफी करोगे, अब वो कैसे होगी वो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द ग्राउंड्स ऑफ दिस क्वेश्चन. बट कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हम वो मीडियम यूज़ करते हैं, एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं. क्रोमेटोग्राफी में ही जो एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं वो होता है एल्यूमिना और सिलिका जेल. तो मैं एल्यूमिना कर दूंगा क्लिक. The relative adsorption of each component of the mixture is expressed in term of, देखो इसका आंसर है रिटार्डेशन फैक्टर. ओ फक डैम, एड्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ ईच कंपोनेंट. अच्छा एक्सप्रेस रिलेटिव एड्जॉर्प्शन है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैंने अपनी गलती पकड़ ली. मुझे नहीं पता इसका आंसर, मुझे रिटार्डेशन फैक्टर पता है. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट द लेकिन रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है ना कि रिलेटिव. ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स. ये बच्चों की कॉन्सेप्ट, तो समझेंगे ये होता क्या है द रिलेटिव. एक्चुअली मैं ये कवर ही नहीं करूँगा क्योंकि ये बुक में नहीं है. फिर भी एक बार वो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं. नहीं है, बुक में नहीं है ये. ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. बुक में नहीं है तो मैं अब वेस्ट नहीं करूँगा ना टाइम इस पर. समय नहीं है इतना कि इतना डेप्थ में पढ़ूँ मैं. फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फॉर्म्स. अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सट से मेल्ट कर जाता है तो इसका मतलब वो बहुत प्योर था. कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो थोड़ा कम, थोड़ा डैम भाई, माय बैड गाइस, माय बैड. देखते हैं, लेट मी चेक कंडक्टिविटी. हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्फॉर्म्स अबाउट प्योरिटी ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक. ओके तो मैंने भी यही किया था बट उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है कोई बात नहीं. और ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट का कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे. प्योरिटी देखते हैं, प्योरिटी सर्च करके देखते हैं. प्योरिटी ठीक है, तो ये उनकी तरफ से मिस्टेक है. मैंने भी यही किया था, इन्होंने भी यही किया है, बट इन्होंने फिर आंसर में 2 कर रखा है, तो नॉट माई बैड. आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन. 207. A mixture of camphor and KCl can be separated by sublimation. I don't know. Evaporation. हाँ होगा, अब नहीं दे रखा तो क्यों कवर करें. In steam distillation, the sum of vapor pressure of the volatile compound and that of water is equal to atmospheric pressure. स्टीम डिस्टिलेशन में यार हम लोग तो वो रिड्यूस कर रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं, वो था अलग था, वो बिल्कुल ही अलग था. वो वैक्यूम डिस्टिलेशन में था, याद हो अगर आपको. बिल्कुल अलग तो नहीं कहूँगा इसमें. मतलब देखो, एक में खेला जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से. दोनों डिस्टिलेशन में बस एक छोटा सा फ़र्क किया है स्टीम और वैक्यूम में, कि एक में खेला जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से. देखो स्टीम डिस्टिलेशन पे इंटरनल प्रेशर से खेला जाता है, वेपर प्रेशर से. वेपर प्रेशर को थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है. और एक्सटर्नल प्रेशर, वो रिड्यूस प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर ही गिरा देते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर को ही थोड़ा वीक कर दिया जाता है. बात एक ही है, ठीक है. दोनों में बराबरी आनी चाहिए बस. चाहे आप इधर से गिराओ, इधर से सपोर्ट दो, या इधर से गिराओ. लसेन टेस्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. ये एली वाला आ गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, जो कि मैंने नहीं किया अभी तक. चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 15 और 20 क्वेश्चन हैं. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे. आपका प्योरीफिकेशन वाला पार्ट मोर और लेस कंप्लीट हो गया है. जितना आया है देखते हैं अब आगे.
होपफुली हम इसे और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, बट हाँ काम चलाओ तो हमने कर लिया है। ओके आई गेस आई विल सी यू। एक बार इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं हम लोग। नॉट बैड, 75% एक्यूरेसी, नॉट बैड। 15 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट, जिसमें से एक मैं काउंट करूँगा कि गलत है वो, क्योंकि मेरा सही था और यहाँ पे वेबसाइट पे गलत है, बट एक तुक्के वाला भी था तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस हो गया। 2 शायद तुक्के वाले थे, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों का ये वाला पार्ट हो गया सिलेबस का, ये वाला हल्का सा छोटा सा पार्ट हो गया। होपफुली हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लें, बट मुझे अपने पेपर के लिए पढ़ना है, तो मैं अब सीधा GOC स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, आज रात से, ठीक है। तो बाय बाय बाय।